हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो मुद्दे पे, एक स्टेट की और एक आपके बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा एसआई की। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों चाहे वो आपका किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मानव रोग से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बिना वक्त गवाए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितने भी क्लासेस चला रहे हैं उसमें बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है कि एड्स विषाणु में होता है। दोस्तों एड्स विषाणु में क्या होता है क्या नहीं होता है इस बात को देखना है। तो पूछा जा रहा, देखिए एड्स विषाणु में होता है क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है कि आरएनए एकल तंतु, फिर आरएनए द्वितंतु, आरएनए एकल तंतु, सॉरी डीएनए एकल तंतु और डीएनए द्वितंतु। दोस्तों याद रखिएगा, हम आपको बता दें कि मैक्सिमम जो वायरस होते हैं, मैक्सिमम जो वायरस होते हैं उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक जो पदार्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ उनका होता है आरएनए। क्या होता है दोस्तों? आरएनए होता है। और हाँ दोस्तों एक बात बता दें आपको, और आरएनए की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होता है एकल तंतुक, एकल तंतुक होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ ये बातें पता चल जा रही हैं कि आरएनए जो एड्स वायरस है उसके आरएनए कैसा है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आरएनए कैसा है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक तंतुक, यानी कि इसको हम लोग एक रज्जुकीय भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोतियाबिंद एक बीमारी है दोस्तों, त्वचा से संबंधित है कि फेफड़े से संबंधित है कि यकृत से संबंधित है कि नेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। मोतियाबिंद एक बीमारी है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमारी आंखें होती हैं, आंख के ऊपर सफेद सफेद रंग का, भूरे भूरे रंग का पदार्थ जमा होने लगता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। और ये कहाँ से संबंधित है? मोतियाबिंद आंखों से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट नहीं है, वो प्रश्न है डी, सॉरी प्रश्न संख्या 2 है, उसका जवाब हो जाएगा डी। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों याद रखिएगा डेंगू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, अब पूछा जाता है किसके द्वारा फैलता है, क्या ये मक्खी के द्वारा फैलता है, कि फल मक्खी के द्वारा फैलता है, कि मच्छर के द्वारा फैलता है, कि तितली के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए और चारों ऑप्शन से पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा फैलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों डेंगू किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के द्वारा फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है क्षय रोग, यानी कि जिसे हम लोग दोस्तों टीबी कहते हैं। टीबी, टीबी को ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूबर क्लोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस रोग किसके द्वारा होता है। तो याद रखिए दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति को टीबी है वो अगर खांसता है तो उसके मुंह से जो बूंदें निकलती है हवा में मिश्रित होती हैं और उसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है वो भी संक्रमित हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, वायु के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो वायु के द्वारा ये फैलता है। फिर है रैबीज क्या है। तो दोस्तों देखिए कुत्ता काटने से रैबीज होता है। किसके काटने से होता है? कुत्ता काटने से होता है। ठीक है, चलिए रैबीज को हम लोग एक और नाम देते हैं हाइड्रोफोबिया। अगर आपसे कहें कि बताइए हाइड्रोफोबिया क्या है, दोस्तों हाइड्रोफोबिया क्या है? तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के कटने से होने वाली बीमारी है। दोस्तों इसको हाइड्रोफोबिया क्यों कहा गया, इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि देखिएगा इस बीमारी अगर हाइड्रोफोबिया हो गया ना तो व्यक्ति को क्या होता है, पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है दोस्तों? तो पानी से उसको डर लगता है।
तो दोस्तों रेबीज क्या है, तो रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये एक वायरस के द्वारा होता है, तो ये विषाणु जनित रोग के अंतर्गत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि विषाणु होते हैं दोस्तों, याद रखिए विषाणु किसी प्रकार की कोशिका नहीं है, तो कोशिका ये गलत हो जाएगी, फिर एक कोशिका गलत हो जाएगी, बहु कोशिका गलत हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी दोस्तों, ये है असेलुलर यानी कि अकोशिकीय। एक बात बता दें दोस्तों, याद रखिएगा, देखिए मान लेते ये क्या है, वायरस है, तो दोस्तों याद रखिएगा बाहर का जो इसका कोट होता है वो ये प्रोटीन का बना होता है, और इसका अंदर होता है क्या दोस्तों, इसके अंदर होता है आरएनए या तो डीएनए, आरएनए या तो डीएनए, और इसके अलावा इसके अंदर कोई संरचना नहीं पाई जाती है जो कि इस बात को प्रूव करे कि ये कोशिका के अंतर्गत रखा जा सके। तो दोस्तों वायरस को हम लोग कोशिका के अंतर्गत नहीं रखते हैं। बस याद रखिएगा वायरस अगर जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तब वो जीवित कर होता है, अगर जीवित कोशिका के बाहर आ जाता है तो दोस्तों वो मृत अवस्था में उपस्थित होता है। तो विषाणु क्या है, तो अकोशिकीय होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, फलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फलेरिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, इसको हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। याद रखिएगा फलेरिया को हम लोग हाथी पांव या एल्फेंथेसिस भी कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एडिस मच्छर, एनाफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर के स्वैम्प मच्छर। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा जो हाथी पांव होता है वो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ये फैलता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, नहीं है, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, आप इसको ये काट देंगे। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो याद रखिएगा दोस्तों मलेरिया। मलेरिया क्या है, जो मलेरिया है याद रखिएगा प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। चलिए हाथी पांव क्या होता है दोस्तों, तो हाथी पांव अभी हमने बताया था कि हाथी पांव क्या होता है, तो वो एक मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है दोस्तों। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और इसका खोज किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिए जो ये एंटीबायोटिक है इसका खोज किया गया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अभाव में यानी कि कमी, निम्नलिखित में से अभाव में होने वाला रोग दमा है, पीलिया है, एस्कर्वी है, कैंसर है। तो दोस्तों याद रखिएगा एस्कर्वी जो होता है ना, ये विटामिन सी के कमी से होता है, विटामिन सी के कमी से होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्या है, हीनता जनित रोग है, यानी कि ये किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हुई है। तो पोषक तत्व में से आपके ये हो जाएंगे विटामिन, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है, दोस्तों याद रखिएगा ये फ्लोरीन, क्या दोस्तों, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन क्यों है, तो याद रखिएगा
अगर फ्लोरीन की मात्रा घट जाए, फ्लोरीन की मात्रा घट जाए तो दांत खराब होने लगेंगे। ठीक है, दांत खराब होने लगेंगे। दांतों को बचा करके रखता है फ्लोरीन, दांतों को मजबूत बनाता है फ्लोरीन। ठीक है, तो कौन सा तत्व है जो दांत के विकारों से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरीन। अब देखिए, नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है दोस्तों? तो होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक जीव है जिसके कारण नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एड्स वायरस विनाश करता है, यानी कि जो एड्स का वायरस है, तो दोस्तों एड्स के वायरस का क्या नाम है? एड्स के वायरस का जो नाम है वो है HIV। क्या नाम है जी? HIV नाम है। और पूछा जा रहा है कि HIV जो वायरस है वो किसका विनाश करता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका काम होता है इसको तोड़ देना, यानी कि वो लिम्फोसाइट को ही डैमेज कर देता है। लिम्फोसाइट को जब डैमेज कर देगा दोस्तों, तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, और जब एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एड्स का जो वायरस होता है किस पर असर करता है? डायरेक्ट लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। पोलियो किसके कारण होता है बताइए? तो याद रखिए दोस्तों, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दोस्तों याद रखिएगा, ये कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है, जिसको आप कोढ़ कहते हैं, कोढ़ होता है तो कुष्ठ कहा जाता है, कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। और एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? एक जीवाणु है। क्या है दोस्तों? एक जीवाणु है। और कैसा जीवाणु है? तो वह है बैसिलस। क्या है? बैसिलस। तो माइकोबैक्टीरियम क्या है दोस्तों? तो वह है बैसिलस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लॉकजॉ, यानी कि जबड़े का बंद हो जाना, जबड़े का बंद हो जाना, लॉकजॉ। लॉकजॉ किसकी रोग जनित अवस्था है? यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 बीमारी हैं, 4 बीमारी हैं, और पूछा जा रहा है कि चारों बीमारी में से किसमें लॉकजॉ एक अवस्था आ जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी को टिटेनस होता है ना, तो उसके जबड़े क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों वो एक ऐसी बीमारी है, टिटेनस है, जिसका रोग जनित अवस्था क्या है? वो लॉकजॉ होता है। चलिए, पीलिया किस अंग की खराबी व विकार के आने से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पीलिया में क्या होता है? तो हमारी त्वचा और आंखों में बिलिरुबिन जमा हो जाती है। बिलिरुबिन अब कहाँ से होती है दोस्तों? तो जनरली ये हमारे लीवर की गड़बड़ी के कारण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, और अगला प्रश्न है मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी ये सरफेस है, यानी कि ऊपरी झिल्ली है दोस्तों, और ये जो ऊपरी झिल्ली है इसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेज, मेनिंजेज। ठीक है, मेनिंजेज। तो दोस्तों आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। क्या है दोस्तों? ये है मस्तिष्क। ठीक है, ये मस्तिष्क से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी, यानी कि मस्तिष्क होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य जुकाम, दोस्तों इसको इंग्लिश में कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं, कॉमन कोल्ड। अब कहा जा रहा है कि कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जो जुकाम होता है किसके वजह से होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कॉमन कोल्ड जो होता है वो होता है राइनो वायरस के कारण, राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड किसके कारण? राइनो वायरस के कारण। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, राइनो वायरस तो है नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा कि कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो दोस्तों राइनो वायरस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है कि काला जार रोग का वाहक है एनोफ्रीज मच्छर, क्यूलेक्स, सीसी मक्खी और सैंड मक्खी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सैंड फ्लाई,
सैंड फ्लाई, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बालू मक्खी। बालू मक्खी क्या है दोस्तों? तो ये कालाजारों को वाहक के रूप में ले जाती है, मतलब कि कालाजारों का वाहक होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सैंड मक्खी। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों हम आपको हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है बताते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा जाता है? दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है, तो ये जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, यौन संबंध के द्वारा, और ये ए और बी दोनों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हेपेटाइटिस ए है ये सेक्सुअल एसटीडी में नहीं आता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है, तो डायरेक्टली यौन संबंध तो कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया क्या जल के द्वारा, भोजन के द्वारा? हाँ दोस्तों, जल और भोजन के द्वारा। मान लेते हैं किसी का हेपेटाइटिस ए है, उसी में बैठ करके आपने खाना खाना शुरू कर दिया तो आपको भी हो जाएगी, या उसकी ने पानी पिया है और वो पानी को आपने पी लिया तो आपको भी हो जाएगी। तो यानी कि जल और भोजन दोनों के द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है? आई होप कि आपका जवाब आ चुका होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हेपेटाइटिस बी जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये यौन संबंध के द्वारा फैलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है? दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक बीमारी है जिसका नाम है हीमोफीलिया। तो दोस्तों हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। एक और बात याद रखिएगा, जो हीमोफीलिया है दोस्तों, इसको हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह एक शाही बीमारी है। और दोस्तों अगर इसके हम इतिहास की बात करें कि कहाँ सबसे पहले आया था दोस्तों, तो आपने रानी विक्टोरिया का नाम सुना है। रानी विक्टोरिया के खानदान में, रानी विक्टोरिया के खानदान में ये बीमारी देखी गई थी दोस्तों। तो हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है, और इसे हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, और अगला प्रश्न है कि रक्त में लौह धातु की कमी से, यानी कि हिसाब से कहा जा रहा है दोस्तों कि रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाए, आयरन की यानी कि एफिफेरस की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? दोस्तों तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, हम आपको डायरेक्ट इसका जवाब भी बताते हैं और इसके और भी आंसर क्या हो सकते हैं वो सब बताते हैं। दोस्तों अगर रक्त में लोहा की कमी होती है तो वो हो जाती है एनीमिया। क्या होती है दोस्तों? एनीमिया हो जाती है। अब एक बात समझिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में क्या है? आरबीसी है। क्या दोस्तों? आरबीसी है, और आरबीसी में क्या उपस्थित होता है? ये हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो एफी यानी कि आयरन। यानी कि आपको एक बात बताया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर आरबीसी घटेगा तो भी एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन घटेगा तो भी एनीमिया होगा, और आयरन घटेगा तो भी एनीमिया होगा। क्योंकि जब आरबीसी घटेगा तो हीमोग्लोबिन भी घटेगा, और जब हीमोग्लोबिन भी घटेगा तो आयरन भी घटेगी दोस्तों, जिसके कारण क्या हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने, चेचक किसके कारण होता है? दोस्तों चेचक, तो याद रखिएगा दोस्तों, चेचक एक विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग दोस्तों फ्लू के नाम से भी जानते हैं, आप इसे फ्लू भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है दोस्तों, साफ साफ पूछा जा रहा है
कि इन्फ्लुएंजा का रोगजनक निम्न में से कौन है, यानी कि ये जो जो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी है ये किसके कारण होती है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कवक दिया गया है, विषाणु दिया गया है, अमीबा दिया गया है और प्लाज्मोडियम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है आप याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आपके सामने सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एस्कर्वी। क्या होती है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी बीमारी होती है। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो चुका है, इससे थोड़ा सा डिले हो रही है। चलिए दोस्तों ये फिक्स हो गई। अब याद रखिए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एस्कर्वी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, एस्कर्वी होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो होती है बेरी बीमारी होती है। याद रखेंगे दोस्तों कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी। कौन सी बीमारी, बेरी। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वह है दोस्तों रतौंधी। अब देखिएगा विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं और रेटिना किससे संबंधित है दोस्तों, तो हमारी आंखों से संबंधित है। तो रतौंधी किस अंग से संबंधित है दोस्तों, तो हमारी आंखों से संबंधित है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो ए की कमी के कारण होती है और किससे संबंधित है, तो हमारी आंखों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला है कि त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर आप में विटामिन बी2 की कमी हो जाए तो सिंपल सा आपको दिखाई देंगे कि आपके त्वचा फटना शुरू कर देंगे और साथ साथ आपकी आंखें भी लाल हो जाएंगे। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब और सटीक जवाब होगा आपके सामने वो हो जाएगा दोनों। यानी कि विटामिन बी2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना होता है। अगला है कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। तो समझिएगा अगर आप में विटामिन बी3 की कमी हो जाए तो आपके बाल सफेद होने लगेंगे। बाल क्या हो जाएंगे, सफेद होने लगेंगे और आप मंद बुद्धि भी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन दोनों सही है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन ये सी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी गलत होगा। ओके अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो है वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों एक बात और बताते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व है जिसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनेगा या रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों, तो वो आपका है कैल्शियम। कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स की जांच किस टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा एड्स की जो जांच की जाती है वो की जाती है एलिसा टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एलिसा टेस्ट के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है चलिए हाथी पांव रोग किसके कारण होता है। हाथी पांव यानी कि हाँ जो पैर होता है मोटा मोटा हो जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है क्यूलेक्स, एनोफ्लिस, एडिस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि क्यूलेक्स मच्छर के कारण ही क्या होता है, हाथी पांव बीमारी होती है। अगला प्रश्न है पीत ज्वार नामक रोग का रोगवाहक कौन है दोस्तों। पीत ज्वार, येलो फीवर, येलो फीवर नामक रोग का रोगवाहक कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा ना ही एनोफ्लिस है, ना ही कवक है, ना ही क्यूलेक्स है। तो दोस्तों कौन है, एडिस एजिप्टी नामक मच्छर है। ठीक है मच्छर। एडिस एजिप्टी के कारण क्या होता है दोस्तों, तो होती है पीत ज्वार, येलो फीवर। अगला प्रश्न है कि गंजापन की कवक के कारण होने का। गंजापन की कवक के कारण होने वाली बीमारी है दोस्तों की नहीं, यहाँ पे होगा किस। क्या होगा दोस्तों, किस।
ठीक है। गंजापन किस कवक के कारण होने वाली बीमारी है? एस्परजिलस ट्यूमिगेट्स, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, पेनिसिलियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है और टीनिया कैपिटिस है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स और टीनिया कैपिटिस, पेनिसिलियम तो नहीं होगा इनमें से, ये कोई नहीं, तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है टीनिया कैपिटिस। और टीनिया कैपिटिस क्या है दोस्तों? तो एक कवक है। तो टीनिया कैपिटिस है जिसके कारण गंजापन की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि दमा नामक बीमारी किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, दमा भी क्या है? तो एक कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है और उस कवक का नाम है दोस्तों एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। चलिए अगला प्रश्न है कि टिटेनस किसके द्वारा होने वाली बीमारी है दोस्तों? तो टिटेनस में हमने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को टिटेनस हो गई है तो लॉ की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और टिटेनस किसके कारण होता है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होने वाली एक बीमारी है। अब चेचक नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है? चेचक नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है? क्या ये इन्फ्लुएंजा के कारण होता है दोस्तों? क्या यह पोलियो विषाणु के कारण होता है कि वेरियोला विषाणु के कारण होता है कि रेबीज विषाणु के कारण होता है? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बीमारी है ना ही रेबीज के कारण होता है, ना ही पोलियो के कारण होता है, ना ही इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। तो होता किसके कारण है दोस्तों? तो है वेरियोला विषाणु। वेरियोला विषाणु के कारण ही ये बीमारी होती है। दोस्तों कैसा सेशन आपको अच्छा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे जितना हो सके आप शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटी माता बीमारी किस विषाणु के कारण होता है दोस्तों? छोटी माता, छोटी माता, आप गांव में जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? चेचक की तरह हो जाता है। लोग कहते हैं कि छोटी माता आ गई है, छोटी माता आ गई है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो छोटी माता है वो क्या है दोस्तों? तो वह एक बीमारी है, वो कोई माता होता नहीं है। वो क्या है दोस्तों? एक बीमारी है। ठीक है, अब ये बीमारी एक विषाणु जनित बीमारी है। किसके कारण होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वो एक विषाणु है जिसका नाम है वेरियोला ज़ेस्टर। कौन सी बीमारी दोस्तों? ये छोटी माता। और इसके विषाणु कौन है? तो याद रखिए, इसके जो विषाणु है वो है वेरियोला ज़ेस्टर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। हैजा नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कलरा। याद रखेंगे दोस्तों, कलरा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन लिखा है विब्रियो कॉलरा, सल्मोनेला टाइफी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, पोलियो वायरस। तो याद रखिए दोस्तों, पोलियो वायरस से तो हैजा होगा ही नहीं, टिटनी से तो होगा नहीं, टाइफी से तो होगा नहीं, इससे टाइफाइड होता है। अब बच गया विब्रियो कॉलरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, विब्रियो कॉलरी क्या है? एक कोमासेप की जैसे का एक जीवाणु है। कोमासेप का एक जीवाणु है विब्रियो कॉलरी, जिसके कारण एक बीमारी होती है जिसको हम लोग हैजा के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या है? हैजा। तो हैजा एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो वो एक जीवाणु के कारण होती है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा। और दोस्तों इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो होता है कोमा के जैसा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं कि एथलीट फुट किसके कारण होता है दोस्तों? एथलीट फुट यानी कि आपने देखेंगे कि जो पैर क्या होता है कि नीचे से क्या होता है, गड्ढे गड्ढे इत्यादि हो जाते हैं। तो एथलीट फुट किसके कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पे है वेरियोला जीवाणु, ट्राइकोफाइटन कवक, ट्रिपेनोपैलिडम और नाइजेरिया गोनोरियस। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बीमारी होती है वो होती है ट्राइकोफाइटन कवक के द्वारा। एथलीट फुट किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो ट्राइकोफाइटन कवक के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। अगला है पेचिस नामक बीमारी किसके कारण होती है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है, क्या यह अमीबा के कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, विब्रियो कॉलरी के कारण होता है, कि सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो बीमारी है ये टाइफी के कारण नहीं होती है, ना ही कॉलरी के कारण होती है, ना ही अमीबा के कारण होती है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने एक ही बच गया है, वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो याद रखिए दोस्तों, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसी के कारण क्या होती है? तो बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेचिस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बार बार
दस्त यानी कि बार बार लेटरिन जाना पड़ता है। चलिए अगला है फाइलेरिया का रोगजनक कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो याद रखिए दोस्तों, फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो वो है वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक गोल कृमि है। और याद रखिएगा एक और कृमि है जिसका नाम है वोचेरेरिया मेलाई। वोचेरेरिया मेलाई, वोचेरेरिया मेलाई दोस्तों, ये वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वोचेरेरिया जो मेलाई है इसके ये गोल कृमि है। और इसके कारण कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, फाइलेरिया, जिसको हम लोग हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब क्लियर है। अब टेनियासिस दोस्तों किसके कारण होता है, ऑप्शन देखते हैं, वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ट्राइकोफाइटन कवक, टीनिया सोलियम, इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका तो अभी बताया तो ये होगा नहीं, ट्राइकोफाइटन कवक भी नहीं होगा, इनमें से सभी ऑप्शन गलत है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी है टीनिया सोलियम, जिसके कारण टीनियासिस होता है। अगला है कि टीबी नामक बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो टीबी, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि आप इसे क्षय रोग भी कहते हैं, तो क्षय रोग जो बीमारी है वो उसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिए उसके लिए जो टीका है वो है बीसीजी। बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन यानी कि बीसीजी का टीका। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दी गई है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी में आपके क्वासिकोर भी आता है, मारास्मस भी आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बोथ, यानी कि दोनों। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं चिकनगुनिया। तो याद रखिए दोस्तों चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला है कि डेंगू बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया, टीनिया कैपिटस। तो याद रखिए डेंगू वायरस। अगला है कि सिफिलिस नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन है। तो याद रखिए दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ट्रिपेनोमा पैलिडम। तो दोस्तों सिफिलिस क्या है, तो एक यौन संचारित बीमारी है, यौन संचारित रोग है, जिसके कारक कौन है, ट्रिपेनोमा पैलिडम है। चलिए दोस्तों ये 50 नंबर जो प्रश्न है, औषधि विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा औषधि विज्ञान का जो पिता होते हैं वो आपके होते हैं हिपोक्रेट्स, यानी कि औषधि विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो है हिपोक्रेट्स। चलिए दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों इसकी जो सेकंड पार्ट आएगी वो आपको कल आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को जुड़ने के लिए आपको करना है सिंपल से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ह्यूमन डिजीज के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।